उनके इस बयान पर क्या कंसर्न आपका है, क्या देखते हैं अब आगे की राजनीति के लिए? देखिए, एक तो परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत है। साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेता हैं। राजनाथ सिंह के बेटे भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेता हैं। जयंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेता हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेता हैं। वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेता हैं। और हर राज्य के अंदर सैकड़ों परिवारवाद के उदाहरण भारतीय जनता पार्टी में मिल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इससे अछूती नहीं है। दूसरी बात, दोस्तवाद भी इस देश के लिए उतना ही खतरनाक है जितना परिवारवाद। पिछले 8 सालों में केंद्र सरकार ने अपने दोस्तों के, अपने उद्योगपति अरबपति दोस्तों के करीब 10 लाख करोड़ के ऋण माफ़ कर दिए। करीब 5 लाख करोड़ का टैक्स जो है उनका माफ़ कर दिया। इससे देश बहुत ज़्यादा आहत है और प्रधानमंत्री जी को इस बारे में भी देश के सामने सच रखना चाहिए। दूसरा सवाल सर ये है कि जो मुफ्त की राजनीति, रेवड़ी पॉलिटिक्स पर भारतीय डेमोक्रेसी में चर्चा शुरू हुई, उसमें शुरू से आपके नेता कहते रहे हैं कि फ्री शिक्षा और या फ्री स्वास्थ्य देना ये कर्तव्य है हमारा। उसको एक तरीके से सपोर्ट किया है टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने। तारीफ किया है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हर नागरिक को ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि उन्हें अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य मिले। साथ ही केजरीवाल साहब को उन्होंने ट्विटर के जरिए विपक्षी एकता पर भी बल देने को कहा, जो बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में शुरू हुआ है। देखिए, पहली बात तो देश के 75 साल आज़ादी के जब पूरे हुए तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक मंत्र पूरे देश के लिए दिया कि हम 5 साल के अंदर देश को नंबर 1 बना सकते हैं, बशर्ते देश के सभी बच्चों को मुफ्त और अच्छी शिक्षा मिले, देश के सभी लोगों को मुफ्त और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। और यही तरीका है जिससे विकसित देश विकासशील से विकसित हो पाए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ये बात कहने लगी है कि गरीबों को, आम लोगों को जो सहूलियतें सरकार से मिलती आ रही हैं, सरकारी स्कूलों में, सरकारी अस्पतालों में, राशन के द्वारा या किसी भी द्वारा जो सहूलियतें मिल रही हैं, वो सहूलियतें बंद होनी चाहिए। और इसको मुफ्तखोरी कह के गरीबों को गाली दी जा रही है। देश का हर आम आदमी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी है और मुझे लगता है कि सिर्फ टीएमसी ही नहीं, ऐसी बहुत सारे राजनीतिक दल होंगे जो भारतीय जनता पार्टी की इस बात से सहमत नहीं है। मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल ने इस लड़ाई को सबसे आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी है कि आपकी सोच गलत है, आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। मैं ये मानता हूं कि सिर्फ विपक्ष ही नहीं, पूरे देश को और पूरे देश के आम लोगों को, गरीब लोगों को एकजुट होके भारतीय जनता पार्टी को ये बात कहनी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी, चुनौती देनी पड़ेगी कि आप जिस तरीके से आम लोगों के हकों को मारकर अपने उद्योगपति मित्रों की तिजोरियां भर रहे हैं, ये राजनीति देश जो है नहीं मानेगा और इससे भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक नुकसान होना निश्चित है। But so everybody know that the healthy and literate people will be assets of India. इसके बावजूद ये हो कहाँ पा रहा है? Every government understands and every think tank has recommended. Even the Nobel laureate Amartya Sen always recommends that it is only education which can bring India to the top of the world. However, it is very unfortunate that the central government has started advocating that all the welfare schemes like free quality education, free quality health care should be abolished and people should not be given anything for free. This is very unfortunate. All the developed countries in this world have become developed only through education and health services, that too free for its citizens, and I think that is the only way ahead. दूसरा सवाल साहब, आप देखिए, चुने हुए विधायक ने राजस्थान में इस्तीफा ये कहकर दे दिया कि अगर हम अपने समाज के बच्चों की ही सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो हमें विधायक रहने का क्या अधिकार है पार्टी में। एक दलित छात्र की जो मौत हो गई शिक्षक के पिटाई के बाद।
देखिए, ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था कि देश आज़ादी के 75 साल मना रहा था और इसी देश के एक हिस्से के अंदर एक दलित छात्र को मारकर उसकी हत्या उसके स्कूल में हो गई। मुझे लगता है कि इसकी जिम्मेवारी राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए और कोई ना कोई कार्रवाई कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को राजस्थान की सरकार के खिलाफ करके दिखानी चाहिए, वरना देश के दलित जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हो रहा है, चाहे गुजरात हो चाहे राजस्थान हो, उनके लिए तो आज भी आज़ादी नहीं आई है। सर, फ्रीडम स्ट्रगल में वीर सावरकर लाल किले से प्रधानमंत्री ने की, उधर कर्नाटका में एक कार्यक्रम में वीर सावरकर की तस्वीर लगाने को लेकर दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प, 144 धारा लागू, ये जो वैचारिक मतभेद है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप देश के इतिहास को नहीं बदल सकते हैं। ये बात इतिहास के अंदर दर्ज है कि सावरकर साहब ने जेल से निकलने के लिए अंग्रेजी हुकूमत से माफ़ी मांगी, साथ ही ये वादा भी किया कि वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कभी भी अपना सर जो है नहीं उठाएंगे, ये वादा किया गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो राजनीतिक पूर्वज थे, उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई। सावरकर साहब का उन सरकारों के अंदर अहम रोल रहा और आज अगर आप इतिहास को बदलकर कुछ और दिखाना चाहेंगे तो फेसबुक, व्हाट्सएप पे तो आप ये कर सकते हैं, मगर आप देश की आधिकारिक इतिहास को नहीं बदल सकते। भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन देश की आज़ादी से कई दशकों पूर्व देश के अंदर मौजूद थे, मगर आज़ादी की लड़ाई के अंदर उनकी कोई बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो आज भी गिनाई नहीं जा पा रही, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहा इस आज़ादी की लड़ाई के अंदर। ये कंट्रीब्यूशन इतना कम रहा कि जब हम आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है किसी तरीके से हम अपने किसी आदमी का नाम तो इस आज़ादी की लड़ाई के साथ जोड़कर दिखाएं। मगर मैं ये मानता हूँ कि देश के वो जो सभी लोग जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उन सबको भारतीय जनता पार्टी को अपना मानना चाहिए, चाहे वो सरदार भगत सिंह हों, राजगुरु हों, महात्मा गांधी हों, डॉक्टर BR अम्बेडकर हों, ये सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी को अपना मानना चाहिए।